नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी सबसे पहले आप सभी को जश्न आजादी की मुबारकबाद देना चाहता हूं। हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल पूरे होने से लोकतंत्र का यह पर्व बेहद खास हो गया। इस जश्न आजादी को खास बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अगुवाई की। अब नया हिंदुस्तान आगे के सफर में बढ़ रहा है। अब हिंदुस्तान के सामने साल 2047 का लक्ष्य है। 100 साल का हिंदुस्तान कैसा होगा? ऐसा कौन सा हिंदुस्तानी होगा जो 100 साल के भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से आज 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को विकास का मंत्र दिया। आगे का सफर राष्ट्र को कैसे तय करना है, हर हिंदुस्तानी को किन किन संकल्पों के साथ आगे बढ़ना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विकास मंत्र को आज मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी क्या चाहते हैं वो मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हर हिंदुस्तानी को समझाने की कोशिश करूंगा। हर घर तिरंगा अभियान का क्लाइमैक्स पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिला। अंतरिक्ष में तिरंगा, आसमान में तिरंगा, ऊंचे पहाड़ों पर तिरंगा, समुद्रों की लहरों के बीच लहरता तिरंगा, उत्तर से दक्षिण तक तिरंगा, पूरब से पश्चिम तक तिरंगा, हर तरफ तिरंगा अपने तेवर में लहराता दिखा। जम्मू कश्मीर से असम तक तिरंगा और इस तिरंगा यात्रा की धूम देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोगों में तिरंगा उत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आज तिरंगे की हर तस्वीर ने हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर दिया। हिंदुस्तान 75 के आगे के सफर पर निकल चुका है। आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद पर कमला हैरिस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की रेस में ऋषि सुनक आज हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। गूगल के भारतीय मूल के सीईओ सुंदर पिचाई ने पतंगबाजी को याद करते हुए हिंदुस्तान को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। आजादी के इस बेहद खास मौके पर दुनिया में हिंदुस्तान का मान बढ़ाने वालों को मैं सलाम करता हूं। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को मैं देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए। आज से देश अपने आगे के सफर पर निकल रहा है। आगे का सफर कैसा हो, यह अगले 25 सालों में कैसे देश की विकास की नई ऊंचाई हासिल करेगा, कैसे हमारा हिंदुस्तान विकसित देश बनेगा, आगे के सफर का रोड मैप कैसा होना चाहिए, किन संकल्पों के साथ पूरे राष्ट्र को बढ़ना होगा, इन सवालों पर मंथन के लिए आज जश्न आजादी से बेहतर कौन सा दिन होगा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आज के भाषण में इसी रोड मैप का जिक्र किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने देश को विकास का मंत्र दिया है। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक को देना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए मंत्र। विकास का मंत्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से दिया है। वो मंत्र मैं आपको देना चाहता हूं। हर हिंदुस्तानी को 5 प्रण याद रखने होंगे। देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां देश को नए नारे के साथ आगे बढ़ाना होगा। जी हां, नंबर 1 स्क्रीन पर लाइए। विकसित भारत का सपना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का सपना दिलाया है। एक, नंबर 2 गुलामी की हर सोच से मुक्ति की बात उन्होंने कही है। नंबर 3 अपनी विरासत पर गर्व करने की बात उन्होंने कही है। एकता एकजुटता की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। नागरिक कैसे कर्तव्यों का पालन करें, यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है। जरा स्क्रीन पर 5 प्रण लाइए आप, एक के बाद एक 5 प्रण आपके स्क्रीन पर हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं और इन बातों का जिक्र में हर हिंदुस्तानी को समझना होगा, जानना होगा। ये 25 सालों के लिए, अगले 25 साल हिंदुस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहम है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से क्या कुछ कहा है वो मैं आपको सुनवाता हूं। 75 साल का कालखंड कितना ही शानदार रहा हो, कितने ही संकटों वाला रहा हो, कितने ही चुनौतियों वाला रहा हो, कितने ही सपने अधूरे दिखते हो, उसके बावजूद भी आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जब मैं आज मेरे सामने लाल किले पर से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का स्मरण करता हूं, उनके सपनों को देखता हूं, उनके संकल्पों की अनुभूति करता हूं, तब साथियों मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए, बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमें हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है,
हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समय को अनुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। हर हिंदुस्तानी को आगे बढ़कर ये 5 प्रण लेने होंगे, जिसका नारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। साल 2047 का भारत कैसा होगा, ये आज हर हिंदुस्तानी को तय करना होगा। हर हिंदुस्तानी को अपनी भूमिका तय करके आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने खड़ी 2 सबसे बड़ी चुनौतियों का भी आज लाल किले से जिक्र किया है, जिसे नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वो 2 चुनौतियां कौन सी हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका जिक्र वो बार बार करते रहे हैं। सबसे बड़ा जिक्र वो भ्रष्टाचार का कर रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों से लगातार भ्रष्टाचार की जो तस्वीरें हमारे देश में देखने को मिल रही, वो किसी से छुपी नहीं है। भाई भतीजावाद, लगातार उनके चुनावी भाषणों से लेकर हर जगह आप भाई भतीजावाद की बात कर रहे हैं, चाहे कंपनी की बात हो, चाहे पॉलिटिकल की बात हो, राजनीति की बात हो, हर फील्ड का उन्होंने आज ये जिक्र किया है। ये 2 सबसे बड़ी चुनौतियां उन्होंने कही हैं। भ्रष्टाचारी के प्रति सम्मान का भाव नहीं होना चाहिए, और जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठना चाहिए। देश का नुकसान करने वालों का सामाजिक बहिष्कार भी जरूरी है। ये सबसे बड़ी चुनौतियों में ये बात सामने आ रही है। गरीबों का हक मारने वालों को सजा जरूर मिले, सबसे बड़ी बातों में इन बातों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में देश का समर्थन बेहद जरूरी है। कोई भी शख्स आपके आसपास भ्रष्टाचार करता हो, किसी भी फील्ड में करता हो, किसी भी तौर पर करता हो, रिश्वत लेता हो या जो भी काम करता हो, उसके खिलाफ आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए। और हिंदुस्तान में जब तक ऐसे लोग के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं होगी, यह भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा। क्या कुछ कहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनाता हूं। इस 25 वर्ष का अमृतकाल के लिए जब हम चर्चा करते हैं, तब मैं जानता हूं चुनौतियां अनेक हैं, मर्यादाएं अनेक हैं, मुसीबतें भी हैं, बहुत कुछ है। हम इसको कम नहीं आंकते हैं, रास्ते खोजते हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 2 विषयों को तो मैं यहां आज चर्चा करना चाहता हूं।
चर्चा अनेक विषयों पर हो सकती है, लेकिन मैं अभी समय की सीमा के कारण 2 विषयों पर चर्चा करता हूं। और मैं मानता हूं हमारे इन सारी चुनौतियों को कारण, विकृतियों के कारण, बीमारियों के कारण इस 25 साल का अमृतकाल, उस पर शायद अगर हमने समय रहते नहीं चेते, समय रहते समाधान नहीं किए, तो वो ये विकराल रूप ले सकते हैं। और इसलिए मैं सबकी चर्चा न करते हुए 2 पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब ये तरफ से देखते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पार वो तरफ लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है दोस्तों, और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के साथ खड़े होने के लिए कहा है। इसके साथ ही लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद पर भी बड़ा प्रहार किया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि उनका मतलब सिर्फ राजनीति के बढ़ते परिवारवाद के चलन से नहीं है, हर क्षेत्र में परिवारवाद की बात है। भाई भतीजावाद बड़ा नुकसान कर रहा है, बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, देश के युवाओं का हक मार रही है। और यह सही वक्त है जब देश इस बुराई का आगे बढ़कर बहिष्कार करे, अपना विरोध दर्ज करवाए। और जब जब भी नरेंद्र मोदी ऐसी बातों को जिक्र करते तो लोगों से कनेक्टिविटी की बात करते। इसके अलावा राजनीति का उन्होंने जिक्र किया कि राजनीति में परिवारवाद का बढ़ना चिंताजनक है। ये देखिए, राजनीति में परिवार का बढ़ना चिंताजनक है। हर संस्था पर परिवारवाद के ग्रहण से परेशानी है, यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति का वक्त है, जो बहुत सालों से लगातार चली आ रही है। योग्यता के आधार पर देश आगे कैसे बढ़ेगा, इसकी वकालत भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और यह कोई पहला मौका नहीं है जब भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर, जब भाई भतीजावाद जैसे मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता है वो इस तरीके से खुलकर बोलते हैं। मैं राष्ट्रीय आवाज के जरिए सुनाता हूं कि आज लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है।
परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। यह अनिवार्यता है, वरना हर किसी का मन कुंठित रहता है कि मैं उसके लिए योग्य था, मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा मामा पिता दादा दादी नाना नानी कोई वहां थे नहीं। ये मनस्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए, मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं। परिवारवादी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में मैं आपका साथ चाहता हूं। ये संवैधानिक जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी मानता हूं मैं। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवारवाद पर हमला देश में नए बहस को जन्म दे रहा है। समस्या बड़ी है, बावजूद इसके विपक्ष इसे सियासी करार दे रहा है। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की बुराइयों से बाहर निकलने का हाई टाइम यही है। राष्ट्र 75 साल के आगे के सफर पर बढ़ रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद को खत्म करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को नया नारा दिया। पीएम मोदी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान का नाम जोड़ा है। पीएम मोदी ने देश के युवाओं को इनोवेशन पर फोकस बढ़ाने के लिए कहा है। यह नारा आपके सामने है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया नारा दिया है। देश के युवाओं ने आज यूनिकॉर्न के मामले में देश को रफ्तार बढ़ा दी है और पूरी दुनिया हैरान है कि नए नए आइडियाज पर युवा स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। हर क्षेत्र में बहुत कुछ नया हो रहा है। इस रफ्तार को और ज्यादा तेज करने की जरूरत है, क्योंकि नया नारा देश के लिए बहुत काम करने वाला है। जय जवान जय किसान तो हमने बहुत सुना है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का बात नारा यहां पर देकर बहुत कुछ बयां कर दिया है। मैं आपको सुनवाता हूं राष्ट्रीय आवाज के जरिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नारे पर क्या कुछ कहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम बार बार लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं। जय जवान जय किसान का उनका मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कह करके उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी और देश ने उसको प्राथमिकता दी थी। लेकिन अब अमृतकाल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, इनोवेशन। और मुझे मेरे देश की युवा पीढ़ी में भरोसा है। इनोवेशन की ताकत देखिए। आज हमारा यूपीआई भीम, हमारा डिजिटल पेमेंट, फिनटेक की दुनिया में हमारा स्थान, आज विश्व में रियल टाइम 40% अगर डिजिटल फाइनेंशियल का ट्रांजैक्शन होता है तो मेरे देश में हो रहा है। हिंदुस्तान ने ये करके दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से आज 83 मिनट का लंबा भाषण दिया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से 5वां सबसे बड़ा भाषण था। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबा भाषण साल 2016 में दिया था। साल 2016 में देश की जनता को संबोधित करते हुए 94 मिनट को संबोधित किया था। साल 2019 में पीएम का भाषण 92 मिनट का रहा।
इसके अलावा साल 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने 88 मिनट की लंबी स्पीच दी और साल 2020 में पीएम मोदी का भाषण 86 मिनट का लंबा था। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाषण थे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने भाषण में कई मसलों पर उन्होंने खुलकर बोला। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से आत्मनिर्भर भारत की जोर दिया है, आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, महिलाओं के सम्मान की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी का जोर आत्मनिर्भर भारत पर रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की बात उन्होंने कही है। अपने इस लंबे भाषण में उन्होंने कई चीजों का जिक्र किया है। महिलाओं के सम्मान की भी उन्होंने बात कही है कि महिलाओं को सम्मान देना होगा। दुनिया का बदला नजरिया, स्वतंत्रता सेनानियों का आभार की बात वो करते नजर आए हैं। दुनिया का नजरिया भी बदल रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोकस की बात है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। जो पॉइंटर हैं, जिन पॉइंटों का जिक्र वो अपने भाषणों में करते हैं, वो मैं दिखा रहा हूं। स्वतंत्रता सेनानियों का उन्होंने आभार जताया है। ये उनकी बड़ी बातें थी जो आज उन्होंने लाल किले से कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से लाल किले की प्राचीर से जो बातें कही वो लगातार मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों पर जोर दिया है, वो भी मैं आपको बताता रहा हूं। मैं आपको सुनाता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम पॉइंटर्स को किस तरीके से कहा, आप सुन लीजिए। आजादी का जंग भी लड़ने वाले और आजादी के बाद देश बनाने वाले भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो, नेहरू जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल बहादुर शास्त्री, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य विनोबा भावे, नानाजी देशमुख, सुब्रमण्यम भारती, अनगिनत ऐसे महापुरुषों को आज नमन करने का अवसर है। ये दर्द मैं कहे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि शायद लाल किले का विषय नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा। देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। और वो है किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? दुनिया के लोग हिंदुस्तान में अपना नसीब आजमाने आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बना रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो, मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग हो, आज देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। जब हमारा ब्रह्मोस दुनिया में जाता है, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसका मन आसमान को न छूता होगा? दोस्तों, आज हमारी मेट्रो कोचेज, हमारी वंदे भारत ट्रेन विश्व के लिए आकर्षण बन रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों,
हमें आत्मनिर्भर बनना है हमारे एनर्जी सेक्टर में। हम कब तक एनर्जी के सेक्टर में किसी और पर डिपेंडेंट रहेंगे? और हमें सोलार का क्षेत्र हो, विंड एनर्जी का क्षेत्र हो, रिन्यूएबल के और भी जो रास्ते हो, मिशन हाइड्रोजन हो, बायोफ्यूल की कोशिश हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जाने की बात हो, हमें आत्मनिर्भर बन करके इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना होगा। आजादी के इतने दशकों के बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है। विश्व भारत की तरफ गर्व से देख रहा है, अपेक्षा से देख रहा है। समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर दुनिया खोजने लगी है। दोस्तों, विश्व का ये बदलाव, विश्व की सोच में ये परिवर्तन 75 साल की हमारी अनुभव यात्रा का परिणाम है। हम जिस प्रकार से संकल्पों लेकर चल पड़े हैं, दुनिया इसे देख रही है और आखिरकार विश्व भी उम्मीदें लेकर के जी रहा है। उम्मीदें पूरे करने का सामर्थ्य कहां पड़ा है, वो उसे दिखने लगा है। मैं इसे त्रिशक्ति के रूप में देखता हूं, 3 सामर्थ्य के रूप में देखता हूं। और ये त्रिशक्ति है एस्पिरेशन की, पुनर्जागरण की और विश्व की उम्मीदों की। और इसे पूरा करने के लिए हम जानते हैं दोस्तों, आज दुनिया में एक विश्वास जगने में मेरे देशवासियों की बहुत बड़ी भूमिका है। 130 करोड़ देशवासियों ने कई दशकों के अनुभव के बाद स्थिर सरकार का महत्व क्या होता है, राजनीतिक स्थिरता का महत्व क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दुनिया में किस प्रकार की ताकत दिखा सकती है, नीतियों में कैसा सामर्थ्य होता है, उन नीतियों पर विश्व का कैसे भरोसा बनता है, ये भारत ने दिखाया है और दुनिया भी इसे समझ रही है। और हम जब राजनीतिक स्थिरता हो, नीतियों में गतिशीलता हो, निर्णयों में तेजी हो, सर्वव्यापकता हो, सर्वसमावेशकता हो, तो विकास के लिए हर कोई भागीदार बनता है। हमने सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के हम चले थे, लेकिन देखते ही देखते देशवासियों ने सबका विश्वास और सबका प्रयास से उसमें और रंग भर दिए हैं। मैं आपको तिरंगे का इतिहास दिखाता हूं, तिरंगे की यात्रा दिखाता हूं, कैसे बदला है हमारे देश का राष्ट्रीय तिरंगा बार बार। स्क्रीन पर लाइए जरा। 1906 में इस तरीके का था, 1907 में इसका कलर बदला, 1917 में ये इस तरीके से हो गया, 1921 में हमारा तिरंगा इस तरीके से हुआ, 1931 आते आते इसका रंग और कलर इस तरीके से हो गया, 47 में, 1906 में, ये तस्वीरें देखिए, 1917 में, एक के बाद एक ये बदलता गया, 1921 में फिर से इसका रंग बदला, कलर बदला, 1931 में, 1947 में लगातार बना हुआ है। ये राष्ट्रीय आवाज की टीम ने आपके लिए जश्न आजादी के खास मौके पर तैयार किया कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो किस तरीके से बदलता रहा है। हमारा नेशनल फ्लैग तिरंगा पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधता है। हर हिंदुस्तानी की भावना इससे जुड़ती है। एकता की पहचान है तिरंगा, ताकत की पहचान है तिरंगा, त्याग की पहचान है तिरंगा, देश का सम्मान है तिरंगा। एक देश, एक भावना, एक पहचान। मैं आपको तिरंगा महोत्सव की शानदार तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखिए, एक देश, एक भावना, एक पहचान। अंतरिक्ष में तिरंगा, सबसे ऊंचा युद्ध के मैदान में तिरंगा आपको दिख रहा है। युद्ध के मैदान में आपको तिरंगा दिख रहा है, समुद्र में आपको तिरंगा दिख रहा है। हर तरफ
आपको तिरंगा नजर आया, 3 तस्वीरें, अंतरिक्ष में तिरंगा, सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान में तिरंगा और समुद्र के में भी तिरंगा हम आपको दिखा रहे हैं। एक देश, एक भावना, एक पहचान, यह हिंदुस्तान की ताकत है, यह हिंदुस्तान की संस्कृति। 15,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराकर डीआरडीओ के लोगों ने हर किसी को हैरान कर दिया। तो फिर पंचाल की पहाड़ियों पर भी तिरंगा लहराकर हमारे फौजी भाइयों ने दुश्मन के सीने में दहशत भरने का काम किया है। ये तस्वीरें देखिए, दुर्गम पहाड़ियों पर तिरंगा किस तरीके से फहराया गया है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी हमारे देश का आन बान शान तिरंगा किस तरीके से फहराया गया है। 2 तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक तरफ जम्मू कश्मीर में इतिहास में सुनहरा अभ्यास जुड़ गया है, रच दिया है। जम्मू कश्मीर में मेरे भाई बहनों ने 1850 मीटर लंबा तिरंगा लेकर मार्च किया, जिनमें 5,000 लोगों ने भाग लिया। तो दूसरी तरफ तिरंगा यात्रा को लेकर हमारी आदिवासी बहनों को भी हमने देखा, उत्साह के जरिए बना रहा। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये हिंदुस्तान की शानदार तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। कश्मीर में लगातार तस्वीरें और आदिवासी महिलाओं के बीच में भी हमारा तिरंगा आपको देखने को मिला। आइए अब आपको आजादी की एक सुंदर सी कविता मैं सुनवाता हूं, जिसको बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ इस कविता को जश्न आजादी के खास मौके पर तैयार किया है। आप भी सुनिए इस कविता को। आजाद हैं, लंबी है आजादी, करोड़ों की आबादी, गरीबी की मारी, जिंदगियां हैं हारी, भ्रूण हत्या जारी, मरती बेटियां प्यारी, हाय ये बलात्कार, औरतों पे अत्याचार, गरीबी की मजबूरी, रोजगार है जरूरी, कीमतें छूती आसमान, घुटते हुए अरमान, जात पात बांटे, टुकड़ों में काटे, धर्म का द्वेष, भाषा का क्लेश, मौत की दहशत, आतंकियों की वहशत, दाएं बाएं चोर, भ्रष्ट हर ओर, क्या आजादी व्यर्थ, नहीं कोई अर्थ, याद करो वो काली शाही जो गुलामी के दिन किसी हक बिन अंग्रेजों की मनमानी, शहीदों की कुर्बानी, लोकतंत्र की पुकार, अपनी बनाई सरकार, सब है संभव, खट्टे मीठे अनुभव, वो उतार चढ़ाव, पार किए कई पड़ाव, गरीब हुए कम, गरीबी होगी खत्म, लड़कियां रहीं पढ़, हर क्षेत्र रहीं बढ़, हर गांव बिजली, जिंदगी है सजली, अर्थव्यवस्था सशक्त, हर ओर देशभक्त, कई लक्ष्य अधूरे नहीं है पूरे, पर ख्याल आजाद, सब ख्वाब आजाद, ये आजादी जिंदाबाद, ये आजादी जिंदाबाद। आज देश 75वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है और इस 75वें वर्षगांठ तक आते आते हमने कई उपलब्धियां हासिल की। उनमें से एक उपलब्धि यह है कि जिस मुल्क के 200 साल तक
गुलाम रहे। आज उसी मुल्क के पीएम बनने की रेस में भारतीय मूल का एक शख्स सबसे आगे है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की रेस में इस वक्त सबसे आगे हैं और यह हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि इसलिए भी कि 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहने के बावजूद हमने अपनों को ऐसा बनाया कि आज हिंदुस्तान के मूल का ही एक शख्स अंग्रेजों का पीएम बने। हिंदुस्तान टैलेंट से भरा पड़ा है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान के हुनर का लोहा मानती है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां हिंदुस्तानी न हो। लेकिन हिंदुस्तान के सबसे बड़े अचीवमेंट हैं ऋषि सुनक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे चल रहे ऋषि सुनक आज हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़े गौरव का विषय हैं। एक आम हिंदुस्तानी ब्रिटेन को इस तरह से याद करता है कि उस देश ने हम पर 200 साल राज किया। लेकिन उसी देश के प्रधानमंत्री पद के लिए हिंदुस्तानी मूल के ऋषि सुनक सबसे लोकप्रिय बने हुए हैं। ये वाकई हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। जीतना या न जीतना ये तो बात की बात है। हिंदुस्तानी मूल के किसी इंसान का ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की रेस में शामिल होना हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो आइए जरा जान लीजिए कि ऋषि सुनक कौन है, क्या है और हिंदुस्तान से उनका नाता क्या है। ऋषि सुनक इंफोसिस के सह संस्थापक और दिग्गज कारोबारी नारायण मूर्ति के दामाद हैं। 42 साल के ऋषि सुनक को फरवरी 2020 में बोरिस जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया था। इसके बाद वह खासे चर्चा में आ गए थे। 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में ऋषि का जन्म हुआ था। उनके पिता डॉक्टर जबकि मां दवाखाना चलाती थीं। ऋषि 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। ऋषि सुनक के माता पिता भारतीय मूल के थे। उनके पिता यशवीर का जन्म और लालन पोषण केन्या में हुआ था, जबकि उनकी मां उषा का जन्म तंजानिया में हुआ था। ऋषि के दादा दादी हिंदुस्तान के पंजाब के रहने वाले थे। 1960 के दशक में अपने बच्चों के साथ वे ब्रिटेन में आकर बस गए थे। ब्रिटेन में जन्मे ऋषि ने विंचेस्टर कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई की। इसके बाद उनका दाखिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ, जहां उन्होंने फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। ऋषि सुनक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फुल ब्राइट स्कॉलर थे, जहां से उन्होंने MBA किया। ऋषि सुनक ने ग्रेजुएशन के बाद गोल्डमैन सैक्स के साथ काम किया था और बाद में हेज फंड फर्म्स में पार्टनर बन गए। राजनीति में प्रवेश करने से पहले उन्होंने 1 अरब पाउंड की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी की स्थापना की थी। ये कंपनी ब्रिटेन के छोटे कारोबारों में निवेश में मददगार थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA करने के दौरान ही उनकी मुलाकात इंफोसिस के सह संस्थापक और दिग्गज कारोबारी नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से हुई, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली। उनकी 2 बेटी कृष्णा और अनुष्का हैं। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति के पास इतनी दौलत है जितनी ब्रिटेन की महारानी के पास भी नहीं है। अब आइए आपको ऋषि सुनक के राजनीतिक सफर से रूबरू कराते हैं। इससे पहले ऋषि सुनक के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लीजिए। दरअसल इस साल जनवरी में ब्रिटेन के एक प्रमुख सट्टेबाज ने ये भविष्यवाणी की थी कि बोरिस जॉनसन जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं और उनकी जगह ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं।
अब आइए आपको ऋषि सुनक के पॉलिटिकल करियर के बारे में बताते हैं। यॉर्कशायर के रिचमंड से सांसद ऋषि सुनक 2015 में पहली बार संसद पहुंचे थे। उस समय ब्रेक्जिट का समर्थन करने के चलते पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ता चला गया। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा की कैबिनेट में ऋषि ने जूनियर मिनिस्टर के तौर पर काम किया। उन्हें हमेशा से कंजर्वेटिव पार्टी के एक उभरते सितारे के रूप में देखा गया। पार्टी के कई बड़े नेता गाहे बगाहे उनकी प्रशंसा भी करते रहे हैं। ऋषि सुनक फिटनेस को लेकर काफी जुनूनी हैं। उन्हें क्रिकेट, फुटबॉल के अलावा फिल्में देखने का भी शौक है। उनके आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर उन्हें डिशी ऋषि के नाम से पुकारा जाता है। बोरिस जॉनसन सरकार में ऋषि सुनक ज्यादातर प्रेस ब्रीफिंग में सरकार के चेहरे के तौर पर नजर आते थे। उन्होंने कोरोना काल के दौरान ब्रिटेन को आर्थिक तंगी से उबारने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। कोरोना के दौर में उनकी नीतियों ने ब्रिटेन में लोगों की मजदूरी नहीं घटने दी, जिसके चलते उनकी लोकप्रियता में काफी इजाफा हुआ। ब्रिटेन के पार्टीगेट स्कैंडल की वजह से बोरिस जॉनसन की काफी किरकिरी हुई थी। इसकी आंच सुनक पर भी पड़ी। सुनक पर भी पार्टीगेट स्कैंडल मामले में जुर्माना लगाया गया। उन्हें फिक्स्ड पेनल्टी नोटिस जारी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। आप सभी को एक बार फिर से जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।